बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को नून लीग ने चैलेंज करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि 2 जुलाई को इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज करेंगे, जबकि MQM की जानिब से सिंध बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पीपल्स पार्टी से मुआहिदा ख़त्म करने की धमकी दी गई। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, 2 अहम डेवलपमेंट्स आज की सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसके बाद हमें हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं वो नाराज़ नज़र आई और गिले शिकवे करते हुए भी नजर आए। और इसहाक डार की वापसी के हवाले से भी इत्तलात हैं। क्या मईशत संभाल पाएंगे इसहाक डार साहब, और क्या सिंध हुकूमत इन हालात से निकल पाएगी सही तरीके से हैंडल करते हुए? देखिए, ये एक आम तासुर, जनरल परसेप्शन जो कहते हैं ना, आम तासुर, वो कायम हो चुका है कि ये हुकूमत, ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा। ठीक है, सही। ये जब यहाँ पे ये पेश हो रही थी ना करारदाद अदम एतमाद और तहरीक अदम एतमाद और सारा, तो मुख्तलिफ लोग इधर से उधर हो रहे थे और पूरा ये जो प्रोसेस इस्लामाबाद में बन रहा था, तो बहुत ज़ाहिर है कि बेशुमार लोगों से बात भी होती थी और मुलाकातें भी, मुस्लिम लीग नून की शख्सियात से भी, पीपल्स पार्टी के लोग भी और JUIF के कायदीन से भी। तो उस वक्त मैं सिर्फ ये बात बार बार पूछता था कि इसमें इस पूरे ये जो इसमें जेल करवाने के लिए कौन सी शख्सियात हैं, यानी कौन सी शख्सियात ऐसी हैं जो इस पूरे सिस्टम को, ये जो अरेंजमेंट है इसको बना रही हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो कहते थे कि जरदारी साहब इसको बना रहे हैं। इस पूरे जरदारी साहब ने ही वजारतें तय की हैं और जरदारी साहब जब शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे तो उसके बाद जरदारी साहब जो हैं वो सदर बन जाएंगे। अच्छा, मैं ये उस पर ये पूछता था बार बार इन सारे, और मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वफाकी वज़रा जो हैं, यानी सीनियर क़यादत, तो मैं उनसे ये पूछता था कि पाकिस्तान में हुकूमतें गिरती बनती जब हैं तो वो उसमें कोई ना कोई तो बीच में जेलिंग फोर्स होती, कोई जेल कराते हैं ना कि भाई आप आखिर में जाके ये मामला आपके पास जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पे एक दौर में जब मुझे नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट कितनी इस वक्त इन्वॉल्व थी नहीं थी, लेकिन कुछ शख्सियात थी जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह खान जी, या जब MRD की तहरीक चली तो उसमें नुसरत भुट्टो साहबा भी थी, अजहर खान भी थे, मतलब और शख्सियात थी जो यानी बिल्कुल जिनका कोई ताल्लुक नहीं था इस्टेब्लिशमेंट से। MRD की तहरीक तो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ तहरीक थी ना। लेकिन उसके बाद जो मुख्तलिफ जब फोर्सेस इकट्ठी हुई या अलग हुई या ये हुआ, तो उनको कोई किसी ने बिठा के कहा होगा ना। यहां पर हम ढूंढते रह गए, लेकिन आखिर में बात ये हुई कि यहां तो इसमें तो जरदारी साहब सारा अरेंज कर रहे हैं। ये बात जो है, ये बात बड़ी हैरान कुन सी बात थी कि शहबाज शरीफ साहब, मतलब नवाज शरीफ साहब तक ने यहां तक कह दिया कि जो भी मामलात हैं वो जरदारी साहब से पूछ के करें, आप जो जरदारी साहब कह रहे हैं वैसे करें। और MQM जो है वो जरदारी साहब के साथ, MQM और पीपल्स पार्टी, और फिर ये बात हुई कि जी वो फिर आगे जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ये बंद हो जाएगा मामला इसका, तो फिर उसके बाद सदारत की कुर्सी जो है वो खाली करा दी जाएगी। तो मैं कैसे खाली हो जाएगी? मैंने कहा जरदारी साहब करवाएंगे। अब जरदारी साहब की किससे बात हो रही थी, या वो अपने तौर पे कर रहे थे एक पॉलिटिकल मूव, लेकिन उन्होंने कहा वो खाली करवाएंगे और फिर जरदारी साहब सदर होंगे। तो ये बात जो है, ये तो मुझे ना उन दिनों में हजम होती थी। मैं उनसे कहता था यार ये तुम लोग, मुझे नहीं पता, बहरहाल अभी आपके पास नंबर्स हो गए हैं पूरे, और यहाँ पे सिंध हाउस के अंदर जो भी मामला हैं वो ठीक है, लेकिन ये मुझे ये कोई फार्मूला, मेरी समझ से बाहर है कि आप ही कह रहे हैं कि जी वो, लेकिन फिर हकीकतन ऐसे हुआ कि जो वजारतों की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो जरदारी साहब ने की।
हैरान कुन बात है, हैरान कुन बात है। मतलब एक वजीर जो है उन्होंने, वो कहते हैं कि यार मुझे वजारत पसंद नहीं, मैंने जरदारी साहब से कहा मेरी वजारत चेंज हो गई। तो मैंने कहा यार ये मुझे कुछ, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जरदारी साहब दरमियान में है, तो अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई मसाइल पैदा हो गए कल को तो फिर क्या होगा, मतलब फिर क्या सूरत हाल डेवलप। उसका जवाब यहां नहीं मिला। अच्छा, अब तो उस जब से ये हुआ मामला और जब से ये बात आगे चली, तो मतलब मैंने कभी इस बात को, मैंने हमेशा इनके लोगों से पूछा, मैंने कहा जी आप ही बताएं कि आप जो पावर्स टू बी हैं, जो पावर्स कॉरिडोर हैं इस मुल्क के, जो मुख्तदर हल्के हैं, उनसे कुछ मामला तय हुए। और सबसे पहले उसमें मामला जो मुझे समझ में आता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब बन रहे हैं तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं वापस। पॉइंट नंबर ये, एक तो ये होना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं वो बाद में देखा जाएगा। मैंने कहा बाद में यार, इसको ये तो पहली बात, पहला इशू यही है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कब हो रही है, एग्जैक्ट डेट कोई मामला तय किसने तय कि वो जरदारी साहब कह रहे हैं एक दफा हुकूमत बन जाए तो वो आ जाएंगे। हजम नहीं हुई बात, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसाक डार साहब के हवाले से उन्होंने कहा बजट तो इसाक डार साहब पेश करेंगे। हमने भी कहा प्रोग्राम, क्योंकि इनके लोग कह रहे थे कब, तो हमने वो पेश करेंगे। वो बजट भी पेश हो गया। अब तो उस पर मेरे ख्याल से कल शायद उसकी क्लोजिंग स्पीच होनी, आज या कल में वो आ जाएगा IMF की तरफ से जो भी तय हुआ मामला। लेकिन ये जो ताम झाम अरेंजमेंट था, ये कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे बन गया, ये कैसे हो गई चीज। और उसमें जो है वो पहले ही दिन से आप देखें कि उसका जो कहते हैं ना कि एक प्रॉपर हुकूमत होती है ना, ओनरशिप होती है हुकूमत की, कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये अब देखें जो पहले हुआ था, पहले जो 2008 में जब शुरू में हुकूमत बनी थी, जिसमें मुशर्रफ साहब ने जब ओथ लिया था, तो उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग भी थे और उसमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी थे। इसहाक डार साहब उसमें वजीर खजाना थे और बाकी सारी शख्स। लेकिन वो थोड़े ही दिनों के बाद मुस्लिम लीग नून अलग हो गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जहन में ये था कि अगर वजीर आजम जो हैं, वो वजीर आजम अगर पीपल्स पार्टी से हैं तो सदर जो है वो नवाज शरीफ को होना चाहिए जनरल मुशर्रफ की जगह। लेकिन जरदारी साहब खुद सदर बने और जरदारी साहब ने कहा कि ये कोई कुरान और हदीस तो नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है। अच्छा, अब तो मसला ये सारा कि अब इस वक्त जिस चीज ने जोड़ के रखा इन सबको, वो है इमरान खान। अच्छा, अब फर्ज करें, जो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि अब फर्ज करें अभी तक इमरान खान ने जोड़ा हुआ है। अच्छा, इमरान खान 20 दिन के लिए घर पे बैठ जाए, चिल्ला काटें, तो मुझे बताएं ये हुकूमत, ये जो अरेंजमेंट है, ये क्या करेगा? मतलब और कुछ करने को नहीं है ना, सवाए इसके कि इमरान खान को कोसें। तो इमरान खान एक तरह से इनको सबको इकट्ठा करने की जो आप समझें कि तमगा है, वो इमरान खान साहब के सर पे जाता है। मैंने आपसे कहा ना, इमरान खान साहब अगर 15 दिन के लिए घर पे बैठ जाएंगे, कुछ नहीं कर रहा, तो देखें अब क्या होता है तमाशा। अब मसला ये है कि क्योंकि उसकी वजह ये कि करने को कुछ नहीं है। अब ये बजट अब आ जाएगा IMF का, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? ये मंजूर भी हो जाएगा, व्हाट नेक्स्ट? ये जो पंजाब के वाले से बात की ना आपने, ये चल नहीं रहा। और इसमें अब देखें वो ये मतलब ये लार्जर पिक्चर में, लेकिन वो छोटे छोटे इवेंट्स भी बाज दफा जो है वो, अब यानी वो इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, PTI की जो दरख्वास्त थी वो मान ली गई। अब 17 तारीख को इलेक्शंस होंगे, 20 सीटों पे इलेक्शंस होंगे। ये 20 वो हैं जो असल में PTI के लोग थे। जी बिल्कुल। PTI के लोग थे, हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए मुनरफ हो गए, नून के नहीं है। ये कमाल देखें आप ये। लेकिन उस मुआहदे के तहत, जो मुआहदा इसलिए हुआ है कि जो हमजा शहबाज शरीफ साहब वजीर आला रहे, उस मुआहदे के तहत PTI के मुनरफ अराकीन को नून जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि मुकम्मल तौर पे मैं बताऊं कि सियासत का अगर आप कोई हो तो बिल्कुल जो कहना कि बिल्कुल जनाजा निकला हुआ अखलाकी सियासत का। वो पहले जब वो उड़न छू होने वाले लोग PTI में गए थे,
और उसके बाद वो उधर से उधर गए, उधर से उधर गए। तो ये इस मरहले पे तो खत्म हो जाना चाहिए था इस चीज को। लेकिन वही बात है ना कि हम सियासत में यही बात है, सीखा क्या, सीखा कुछ नहीं सीखा। तो अब पीटीआई के मुनहरफ अरकान जो है, उनकी जो कंपेनिंग है, जिनको इमरान खान तो एक ही जुमला है ना, ये लोटे हैं, ये धोखेबाज हैं, ये फ्रॉडी हैं, इनको ये इधर से उधर गए, ये लोटे हम लोग, तो खत्म। लेकिन उनकी जो कंपेन है वो चलाने का जिम्मा दे दिया फिर मरीम नवाज साहबा को। यानी मरीम नवाज साहबा का इस सेटअप में क्या स्टेक है, मैं इसको समझने से कासिर हूं। मुझे हकीकतन नहीं समझ आता कि इस पूरे सेटअप में मरीम नवाज साहबा का क्या स्टेक है और नवाज शरीफ साहब का क्या स्टेक है। और अब इसहाक डार साहब क्यों आ रहे हैं, जब सारी मीटिंग्स भी हो गई और कॉन्फ्रेंसेस भी हो गए, बजट भी अप्रूव हो गया और आगे महंगाई भी आ गई, तो अब आके वो क्या करेंगे? या वो पहले आते तो शायद मिफ्ताह इस्माइल साहब से बहुत बेहतर अंदाज में कोई मामलात को तय करते। अब खबर ही किस तरह से आ रही कि नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है मिफ्ताह इस्माइल से, तो इसहाक डार साहब आ रहे हैं जुलाई में। भाई मतलब इसको देखते हैं कि क्या होता है। मेरा ख्याल है कि इसहाक डार साहब सोचेंगे 100 दफा कि इसमें वो जंपिंग इन फ्राई पैन से पहले मैं जरा 100 दफा सोच लूं कि यार ये है क्या, कि आया आप जिम्मेदारी उठा ये क्या है। नहीं, जिम्मेदारी को तो छोड़ दे, ये है क्या, मतलब ये मुल्क में क्या हो रहा है। मतलब कोई इस अरेंजमेंट का कोई वाली वारिस है, एक सेटअप जो एक अरेंजमेंट है, इसका कोई वाली वारिस है कि यानी आज मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी, एक तो एमक्यूएम, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो ये बात थी कि जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप और पीपल्स पार्टी सिंध में राशिद सोमरो साहब ने जो आज बात की है, और फिर एएनपी तैयार बैठी है, एएनपी बिल्कुल तैयार बैठी है। लेकिन उनका चूंकि मिजाज ये नहीं है एएनपी का कि वो उसको यानी किसी तरह से, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा ब्लैकमेलिंग का या वार्निंग का, लेकिन वो नाराज बैठे हैं और अलग हो जाएंगे क्योंकि उनको उनके साथ जो वादा हुआ वो भी नहीं पूरा हुआ। अब मसला ये है कि इसमें एमक्यूएम, यानी कमाल देखें, एमक्यूएम का मुआहदा हुआ जरदारी साहब से सर, और एमक्यूएम आज सदा दे रही है शहबाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब आप जरा जरदारी साहब को समझाएं कि जरदारी साहब अपना वादा पूरा करें। ये जब इनका आपस का अरेंजमेंट होता है तो शहबाज शरीफ थे ही नहीं कहीं, थे ही नहीं। शहबाज शरीफ को तो वजीर आजम जो है वो जरदारी साहब ने बनाया। बिल्कुल सर। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और उसमें जो है वो अब शहबाज शरीफ साइड पे बैठे हुए हैं और पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ के आपस में मामला खराब हो रहा है। तो इसमें शहबाज शरीफ का क्या करेंगे शहबाज शरीफ, लेकिन उस लड़ाई का असर मरकज पे पड़ेगा। तो ये आने वाले दिनों में हर गुजरते दिन के साथ ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को इस बात का अंदाजा होगा कि उन्होंने घाटे का सौदा किया है, उन्होंने घाटे का सौदा किया है। और अब चूंकि ऐलान कर दिया है, अब ले लिया अपने सर, इसलिए अब ये आसान भी नहीं है कि इससे निकलें, क्योंकि अब तो ये ना कि मुल्क को बचाना है और मुल्क को बिल्कुल ठीक करना है और ये करना है और वो करना है। और फिर उसके बाद जो है वो ये सारा का सारा मुझे नहीं पता कि इसमें क्या, ये इसमें यानी कल काबीना का इजलास है, आज अशाइया होगा और शहबाज शरीफ साहब जाहिर है कि गवादर का दौरा उन्होंने किया, इधर का वो, अब हर जगह जहां जा रहे वो करेंगे वो इमरान खान। तो लोग अब इससे बेजार हो गए हैं बहुत ज़्यादा ना, कि आप एक बहुत ज़्यादा हर बात को अगर आप कहें कि जी ये पहले हुआ था, ये भी पहले का था, ये भी पहले का, तो कट ऑफ डेट रख दें आप 3.5 साल की। उससे पहले मुल्क में हरियाली थी और कुछ भी नहीं था, कोई करप्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था ना, करप्शन तो है ही नहीं। वो तो 3.5 साल में, 75 सालों में 3.5 सालों में हुई है ना। मैंने आपसे कहा ना कि ये, और इसमें जो इमरान खान साहब को हम कहते थे ना कि आप ये एहतसाब का छोड़ दें, ये अदारे करेंगे, इन्होंने भी अपने वो किया कि इसको करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आते 3-4 बातें की वो ठुस हो गई। हालांकि इनका काम नहीं था, काम था अदारों का करना, इनका काम था गवर्नेंस पे और इस पे, जो मैंने बात भी की कि एक इजलास के अंदर ये जिक्र भी हुआ, ठीक है। और ये जो कल एक खबर दी थी और वो ये थी कि मुख्तलिफ इत्तेहाद
जो हैं वो एक या दो बड़े इत्तेहाद खित्ते में तय पा रहे हैं, और उनके लिए पाकिस्तान से कहा गया है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, अस्करी क़यादत, वो उनको देखे। अगर वो फैसला पहले कर लेते हैं, यानी वो फैसला जो है वो पहले कर लेते हैं, तो पूरी जो पॉलिटिकल पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, वो तो अभी ऑफर वो आ गई है ना, वो तो दावतनामा आ गया है ना। वो दावतनामा वो कल कबूल कर लें, वो जुलाई के पहले हफ्ते में कर लें, जुलाई के दूसरे हफ्ते में कर लें, वो ठीक है ना। ज्यादा बातें मैं सिर्फ कह रहा हूं कि वो तो उनकी तरफ से आ गई ये चीज। तो अब वो जब कर लें तो वो पूरी जो, क्योंकि वो अलग डिस्कनेक्ट कर चुके हैं अपने आप को, जो मैंने कहा था ना कि जो मेरा न्यूट्रल होना जो है वो हुकूमत के लिए ज्यादा मसाइल पैदा कर सकता है। अच्छा, वो इमरान खान साहब के लिए जो कर रहे थे वो तो कर गए, वो इमरान खान तो नाराज न्यूट्रल हो गए, ये हो गए, मुझे कर गए। लेकिन ये कि वो हर तरफ से ही न्यूट्रल हैं। वो सिर्फ जो वर्किंग रिलेशनशिप है ना, वो वर्किंग रिलेशनशिप जो कि एक आइन और कानून के मुताबिक जरूरी होती है, उस तक हैं। लेकिन ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है ना, जोड़ तोड़, और अब इस वक्त हो रहा है कटर पटर शुरू हो गई है, इसमें मुख्तदर हल्के नहीं है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोगों में बेचैनी पैदा हो रही है कि एक मिनट यार, ये मैंने इससे बात करनी है, वो इसके तो मैं कभी बात नहीं, मैं तो समझता था इसके पीछे वो है, इसके पीछे तो वो तो है ही नहीं। अच्छा, वो उसके पीछे मैं समझता था वो है, उसके पीछे वो है, उसके पीछे तो वो तो कोई भी नहीं हो इसकी को, तो ये वाला चक्कर शुरू हो गया। हम तो ये समझते थे, अब यहां पर आके जो ग्रिप करना है ना, वो करना है शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि जो भी अल्टीमेटली हुकूमत उनकी है जी, बिल्कुल। और अब मुझे ये बताएं कि ये 20 जो लोग हैं, ये 20 लोग पीटीआई के थे, इधर से इधर आ गए, इधर आके डीसीट हो गए, इनकी इलेक्शन की कैंपेन कौन करेगा? नवाज साहब। तो अब मसला यह है कि इसलिए जो यानी इसको संजीदगी के साथ इस अरेंजमेंट को कोई ओन करे, इसकी ओनरशिप कोई ले, वो तो सब मिलके फैसला करेंगे। ये कोई यहां पर मतलब सारे मिल जाएं, सब मिलके बैठ गए तो मैशत ठीक हो जाएगी। अच्छा, फर्ज करें आप ये जो कुछ पूरा मुल्क का सियासी ढांचा है, इसमें इमरान खान भी आ जाए, फर्ज करें, तो मुल्क की मैशत ठीक हो जाएगी, एहतसाब का अमल शुरू हो जाएगा। भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो जाएगी परसों। ये जो कुछ अंदर स्यापा मुल्क के हो रहा है, इसका आपकी रियासत के इश्यूज के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। मैंने आपसे कहा, फर्ज करें इमरान खान और ये मिलने जाके शहबाज शरीफ की मुलाकात हो, शौकत तरीन और मिफ्ताह इस्माइल की, तो मैशत ठीक हो जाएगी, परसों से डॉलर टपकना शुरू हो जाएंगे। ये रिफॉर्म हो जाएंगे सारे मुल्क में। इशू ये है कि ये इन्होंने जो है ना अपना टारगेट रखो इमरान खान, रियासत के इश्यूज दूसरे हैं, वो बिल्कुल वो है मईशत, महंगाई, खारजा पॉलिसी, सिक्योरिटी इश्यूज। उसमें 12 लोग तो बैठे हैं, 12-13 लोग तो पार्टियां तो बैठ गई हैं ना। तो इमरान खान को फर्ज करें मैंने आपसे कहा तो क्या महंगाई क्या करेंगे इमरान खान? भाई महंगाई टैक्स आपने ये IMF की थोड़ा करके उनके सामने, वो कहेंगे उन्होंने किया तो कहेंगे उन्होंने किया, तो जिसने किया था चलो आगे, तो पब्लिक के सर के ऊपर तो महंगाई रहेगी ना। ये डॉलर कैसे डिस्टेबलाइज होगा? तो इसलिए ये जब बातें हैं ना कि मुल्क को आगे लेके चलेंगे, मुल्क को हमने ठीक करना है, वो ये ठीक करना है कि इस दफा पीपल्स पार्टी नहीं है तो अगली दफा पीपल्स पार्टी होगी, अगली दफा पीपल्स पार्टी। ये ऐसा नहीं होने जा रहा सर। देखें, ये ऐसा नहीं हो, ये वो कहते हैं ना कि सोचता कुछ और है इंसान। ये ड्राइंग रूमों के अंदर बैठ के प्लानिंग्स और मंसूबे और ये सारी चीजें हो रही होती, तो ये जो बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े शहनशाह गुजरे हैं, ये क्या इनकी मम्मीज पड़ी होती एहरामों के अंदर? तो बात यह है कि ये इस तरह नहीं होता। सर, जहां आपने बात की कि सिस्टम एक जगह पे न्यूट्रल है, शुरू दिन से आप ये बात कर रहे हैं कि अब सिस्टम न्यूट्रल हो चुका हुआ है, वहीं पे हमने देखा कि इमरान खान साहब पंजाब की सियासत को लेकर काफी मुतहरिक है और फिर हुकूमती इत्तेहादी भी नाराज है। इमरान खान साहब को तो बयानिया है ना, इमरान खान साहब ने एक सियासी बयानिया बनाया है कि न्यूट्रल
न्यूट्रल्स ने मेरी हुकूमत गिरा दी। न्यूट्रल, अच्छा वो कहते हैं वो भी न्यूट्रल हैं, वो कहते हैं लफ्ज़ इस्तेमाल न्यूट्रल का ही करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि न्यूट्रल होके मेरी हुकूमत गिर गई क्योंकि न्यूट्रल हो गए, और वो न्यूट्रल ना होते, शहबाज चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड है, वो न्यूट्रल ना होते तो हमारी हुकूमत रहती। अब मसला ये कि वो ये नहीं कह रहे कि ये इनके साथ हैं, ये ऐसे ही शोषे, वो न्यूट्रल ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल हमसे हटे तो हमारी हुकूमत गिर गई। लेकिन मसला ये है कि ये आपस में जो लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, आपस में जो मामले शुरू हो गए हैं कि उसका गवर्नर नहीं है तो उसका वजीर नहीं है तो उसका, तो ये मामलात के पहले तय नहीं हुए थे। ये तो एक चीज तय होती है। एमक्यूएम ने तो कहा कि हमारे साथ वादे हुए थे। वादे जरदारी साहब ने किए थे ना, पीपल्स पार्टी ने किए थे वादे। तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का कोई फितरी इत्तेहाद, वैसे तो रहे भी हैं इत्तेहादी रहे हैं। एमक्यूएम पहला जब तो इलेक्शन, भी नाराज है, पहला इलेक्शन जब एमक्यूएम लड़ी है मेरे ख्याल से कौमी असेंबली का 88 वाला, तो उस वक्त भी वो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी, वो अलग हो गई थी, आईजीएम में चली गई थी। तो वो तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी वो तो आप रहने दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो सेटअप बना है ना, इस सेटअप को या तो ऐसे पकड़ेंगे शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, वरना ये ऐसे रोज तितर बितर होता नजर आएगा, आप रोज तितर बितर होता नजर आएगा। और ये इसके बाद बजट के बाद तो और, क्योंकि बजट तक तो मईशत जेर बहस थी ना, कि मईशत जी टैक्स लग गए, ये हो गया, फलां हो गया, यही चीज डिस्कशन में आ रही। जिस दिन बजट अप्रूव हो गया तो फिर सियासत, छुरियां चाकू सियासत और महंगाई और ये और वो सारा वो फिर खुल जाएगा। तो इसलिए मामलात के ऊपर अपनी ग्रिप, ये जो अरेंजमेंट है ये अपनी ग्रिप मजबूत करे। बिल्कुल ही पता चला कि वो जो कराची में या सिंध में हमें मनाज़िर नजर आए हैं पुरतशद्दुद वाक़यात, तो मुल्क तो मुतामिल नहीं हो सकता। और पंजाब में तो बिल्कुल ये मामलात अगर खुदा न खास्ता इस तरफ पे चलेगा, तलखियां पहले बहुत बड़ी हुई हैं, बल्कि सिंध में इतनी तलखियां थी भी नहीं, उसके बावजूद आप देखेंगे सिंध में क्या हुआ है। तो पंजाब में तो बहुत तलखियां अरूज पे हैं। तो ये सिस्टम चल नहीं रहा। तो हल क्या है डॉक्टर साहब? अब अवाम का क्या होगा इस तमाम झंझाल में? अवाम कहां जाए? मैं तो सिस्टम की सुपारी ली हुई है। मेरा क्या, सिस्टम जाएगा, जाता हुआ नजर आएगा, नहीं चलेगा, वो नहीं चल रहा, खत्म। मुझसे मैं क्यों हल बताऊं? मैं तो ये देख रहा हूं कि ये कितने दिन तक सर्वाइव कर पाता है। और मैं ये भी हमेशा कहा कि बहुत जब ये गिरेगा ना तो अजीब अंदाज में, कि इधर का उधर गया हुआ बंदा, उधर का उधर गया, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, वो उसको धूल उड़ाता हो जाएगा। जो ये कोई प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं खड़ा हुआ है, कोई जमहूरी इक़्तिदार पे नहीं खड़ा हुआ ये सिस्टम। ये कोई आला औरफा कहते ना कि बहुत ही किरदार जमीर जाग गए, ओहो उसकी उससे नाराजगी, वो उधर फलाना उसका एटीएम है तो फलाना ये है तो फलाना वो बिजनेस। तो बात यह है कि अब इसमें अब देखें कि ये नामुमकिनात में से थी बात, लेकिन इसको रूल आउट पहले दिन से कम हम उन लोगों में से हैं, मेरे ख्याल से बहुत से लोग हैं दुनिया में जिन्होंने इस बात को रूल आउट नहीं किया कभी भी कि यूक्रेन की जंग का पांसा पलट के रूस की तरफ जा सकता है, और यह मुमकिन है कि अमेरिका और उनके इत्तेहादी जो हैं वो वॉर फटीक का शिकार हो जाएं, और वॉर फटीक का शिकार होने के बाद वो ये जंग रूस की फेवर में चली जाए, यानी रूस इसको जीत जाए। दो जो हैं वो दो इंटरव्यूज, बल्कि मैं यहां पे एक ब्रेक का वक्त है, अगर मैं इसको कंप्लीट कर लूं, ठीक है, आप प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, सीएनएन के ऊपर एक तो ये एनालिसिस देखें। एनालिसिस ये है कि टाइड टर्न्स इन यूक्रेन वॉर, जो 13वीं हमारी है, टाइड टर्न्स इन यूक्रेन वॉर एज रशिया मेक्स प्रोग्रेस इन ईस्ट। ये पूरी की पूरी सेवेरोडोनेत्स्क का जो इलाका है ईस्ट का, ठीक है, उस पर कब्जा हो गया है, तो टाइड टर्न हो गई है, यानी हवा का रुख तब्दील हो गया यूक्रेन वॉर में, ठीक है, रशिया के फेवर में। उसके बाद बोरिस जॉनसन को इंटरव्यू किया सीएनएन ने, जो कि उनकी वेबसाइट पे पड़ा है, इस इंटरव्यू को सुने। बोरिस जॉनसन वॉर्न्स रशियन विक्ट्री इन यूक्रेन वुड बी एब्सोल्युटली कैटास्ट्रोफिक, ठीक है, बोरिस जॉनसन का इंटरव्यू सुनने वाला है बरतानवी वजीर आजम का। उसके बाद जो सीएनएन के ऊपर ही आप जाएं,
और CNN के ऊपर ही आप ये देखें कि जहां पर chaotic यूक्रेनियन रिट्रीट अंडरवे इन लेंशेक से बिल्कुल, ये ईस्ट की तरफ का शहर है लेंशेक, और डिफेंस मिनिस्ट्री क्लेम कर रही है कि वो वहां से वहां चला गया सारा का सारा, और अल्लाह खैर सदा। और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि ये तो G7 का आज इजलास खत्म हो रहा है, आज आखिरी दिन है, 2 दिन का था G7 के इजलास में उन्होंने 4 मेहमान मुल्क भी बुलवाए हुए हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं, यानी ये मेहमान है, ये G7 के रुकन नहीं है, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं, उसमें इंडोनेशिया के, उसमें सेनेगल और जनूबी अफ्रीका के रहनुमा शरीक हो रहे हैं, तो जर्मनी पहुंचे हुए हैं। लेकिन कल रशिया डिस्कस हुआ, आज डिस्कस होगा, उसमें IMF के भी वहां पे जो हेड हैं वो भी हैं, WHO के भी हैं, वर्ल्ड बैंक के भी हैं, तो आज पेंडेमिक और बाकी आगे इधर उधर की बाकी चीजें, इंडोनेशिया के सदर भी हैं। ठीक है सर। अच्छा, और ये सारा डिस्कस होगा क्योंकि वहां पर G7 के अंदर जो है वो एक कमाल की बात ये होगी कि जो इंडोनेशिया के सदर हैं, वो इंडोनेशिया के सदर G7 से का इजलास खत्म होने के बाद यूक्रेन जाएंगे और फिर रशिया जाएंगे। अच्छा, रशिया जाएंगे पुतिन से मिलने। ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो G20 एक और फोरम है, G20 उसका सदर है, और उनका इजलास बाली में हो रहा है इंडोनेशिया में। ठीक है। और उसमें एक तो दुनिया की बड़ी मईशतें शरीक होंगी, यानी प्रेसिडेंट बाइडेन, बोरिस जॉनसन, जर्मन, लेकिन उसमें पुतिन ने कहा कि मैं भी आ रहा हूं इंडोनेशिया। अच्छा। और G7 ममालिक ने कहा कि पुतिन को ना बुलाओ, इंडोनेशिया ने कहा हम तो बुलाएंगे पुतिन को। सही जी, अब मुझे अंदाजा लगाएं कि ये महीने 1.5 महीने बाद ये इंडोनेशिया के अंदर G20 हो रहा है, पुतिन बजाते खुद आ रहे हैं, उनको दावतनामा लेके G7 इजलास से इंडोनेशिया के सदर जा रहे हैं वहां पे। सही सर, इस पर बात कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया है कि बैरूनी ममालिक से इदारों पर अटैक करवा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे हैं। अब ये जो बयानात की सियासत है, इससे निकल के कब अवाम के मसाइल की तरफ हुकूमत आएगी और मसाइल हल कोई ये अलग दुनियाओं में है, सब अपने अपने जो है अपने अपने नहीं अपने अपने कहते हैं ना वो बबल्स में सब लोग रहते हैं, अपनी अपनी जात, अपने अपनी जगह, अपने अपने, वहां पर ये इशू नहीं है कि ऑयल के लॉन्ग टर्म मंसूबे, LNG के मंसूबे, फॉरेन पॉलिसी, मैं इस वक्त इस पूरा, और ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं कर रहे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस ये बैकफुट पे है, ये पूरा सेटअप बैकफुट के ऊपर नजर आता है, दिफाई पोजीशन में नजर आता है, मतलब दिफा करते हुए और इल्जाम करते हुए नजर नहीं आ रहे, कोई चीज उसकी वजह मुझे नहीं पता। और ये पूरे बजट के दौरान भी ऐसे ही हुआ, बाकी मामलात पे भी ऐसे ही हो रहा है, मतलब जो भी बात हो वो पहले हुआ था। मैंने इससे वही बात की ना कि ये इसको इनको इकट्ठा रखने की फोर्स जो है वो अभी तक इमरान खान साहब है। अच्छा, एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि जो मैंने बात की, जो कि पाकिस्तान के हालात पे असरअंदाज होने जा रही हैं चीजें। एक तो ये अंदरूनी टर्मोइल तो जो है वो, उसमें तो ये सिस्टम ही पैरालाइज सिस्टम है मुल्क में, गवर्नेंस का भी और कई हवालों से। लेकिन आप ये देखें कि जो G7 का इजलास जो मैं कह रहा था ना, G7 के इजलास जिसमें इंडोनेशिया भी है, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें सेनेगल है, जिसमें, तो वहां पर दूसरा सेशन जो आज, कल तो खूब रशिया को कोसा, उन्होंने खूब कोसा रशिया को, ठीक है, लेकिन आज का जो दिन है, आज चूंकि इंडोनेशिया और इंडिया और ये सारे मुल्क हैं जो कि रशिया के साथ जिनके ताल्लुकात हैं, तो इसकी वजह से आज रशिया डिस्कस नहीं होगा, बल्कि आज जो दूसरा दिन है उसमें डिस्कस होगा कोविड, मईशत, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सारा डिस्कस होगा। और कल से फिर ये तो जर्मनी में हो रहा है ना, कल से अगले 3 दिन अहम है। उसकी वजह ये कि नेटो का इजलास हो रहा है जी, और नेटो का इजलास हो रहा है मैड्रिड में, स्पेन में। और नेटो का जो इजलास हो रहा है, उस इजलास में ये तो लोग नहीं होंगे, यानी ये जो बहुत से G7 के मेहमानान या अरकान तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें तैयब एर्दोगन होंगे। अच्छा, अब नेटो का रुकन है ना तुर्की, और तैयब एर्दोगन होंगे, और तैयब एर्दोगन से बात की जाएगी कि अब फिनलैंड और स्वीडन की जो रुकनीयत है, वो जो नेटो उनको रुकनीयत देने जा रहा है, उसके ऊपर आप अपने इतराज खत्म कर दें। तुर्की को इतराज ये है कि वो जो
कुर्दिश पार्टी है जो पीकेके, उसके वो सॉफ्ट है, स्वीडन भी और फिनलैंड भी, और जो फतहुल्लाह गुलन की मूवमेंट है उनके भी लोग वहां मौजूद हैं, इसलिए तुर्की ने इतराज उठाया हुआ है कि इनको रुकनीत ना दी जाए। लेकिन उसके साथ ही ये जो मुल्क हैं जो ईस्टर्न फ्लैंक कहलाता है, ईस्टर्न फ्लैंक में वो मुल्क है ना, नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक में वो मुल्क हैं जो रशिया के साथ हैं। उस दो मुल्क तो बराह रास्त उनकी मशरकी सरहदें हैं रशिया के साथ। अगर मैप हम देखें तो लेटविया और एस्टोनिया, और जो लिथुएनिया है वो जिसमें सॉल्गरी गैप आता है बीच में, और जिसमें कैलिनग्राड वाला मामला वो बीच में उन्होंने रोक दिया था ये सर, तो वो जो है, अच्छा वो दो मुल्कों की तो मशरकी सरहदें रशिया के साथ हैं। एक मुल्क की जो है वो मगरबी सरहद है, यानी जो लिथुएनिया है, तो लिथुएनिया की कौन सी सरहद जो है वो साथ लगती है रशिया के? कोई साथ नहीं लगती। अब नक्शा देखें तो लिथुएनिया की कौन सी सरहद साथ लगती है? उनकी सरहद लगती है कैलिनग्राड के साथ। तो कैलिनग्राड यानी उनकी मगरबी सरहद है, इस तरफ तो बेलारूस आ रहा है ना। अच्छा, अब तो बेलारूस और कैलिनग्राड यानी लिथुएनिया की कोई सरहद रूस के साथ नहीं है, कैलिनग्राड के साथ है। कैलिनग्राड रूस का हिस्सा है और वहां पे बाल्टिक सी का फ्लीट है सबसे बड़ा, और वहां पर ट्रेन के थ्रू आमदरफ्त होती है, जिसके ऊपर कुछ ब्लॉक कर दिया लिथुएनिया ने। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैलिनग्राड की बंदरगाह है बाल्टिक सी के अंदर, क्योंकि ये वो समंदर है जो सारा साल जमता नहीं है, तो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन मुल्कों को ये भी खतरा है कि पता चला रशिया ने गड़प कर लिया, किसी वक्त आगे बढ़ा, क्योंकि यूक्रेन तो ऑलमोस्ट एक हिस्सा उसका पूरा का पूरा भी ओदेसा पे आना है अभी, यानी साउथ भी चला गया है और ईस्ट भी चला गया यूक्रेन का, और केव के ऊपर वो बमबारी कर रहे हैं। अब इशू ये है सारा कि यहां पर वो आज व्हाइट हाउस ने कहा कि डिफॉल्ट कर गया रशिया डिफॉल्ट कर गया, रशिया डिफॉल्ट कर गया, क्योंकि रशिया ने जो मगरबी जो ये बेटन वुड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी IMF और बाकी और उधर पैसे देने थे, वो रशिया ने अपनी किस्त नहीं दी। लेकिन रशिया ये कह रहा है कि हम डिफॉल्ट नहीं कर गए, बल्कि ये पैसा तो हमारा वो है जो इन बैंकों में पड़ा हुआ है और मुंजमद है, हम गरीब थोड़ी, हमारे मुल्क में तो और कमाई हुई है जंग के दौरान। तो हमने उनको डॉलरों में, तो जितने इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्टर जाके वहां से पैसा निकलवा लें, जो मगरबी बैंकों में हमारा मुंजमद हुआ है पैसा उनसे ले लें। उस पैसे को फ्रीज करने के बावजूद हमारे पास दौलत बढ़ गई जंग के दौरान। यानी अब आप देखें कि ये अजीब एक सूरत हाल डेवलप हुई है। इंडोनेशिया के सदर जो मॉस्को जा रहे हैं, उसमें एक पॉइंट वो ये उठाने जा रहे हैं कि आप हमें ये गंदम की सप्लाई, क्योंकि फूड क्राइसिस पैदा हो रहा है। फूड क्राइसिस इसलिए पैदा हो रहा है कि यूक्रेन और यानी सारी बंदरगाहें तो ये बहरे अस्वद में थी ना यूक्रेन के साथ, वहां पर सारा का सारा रशिया ने कब्जा कर लिया और ब्लॉकेड है। कुछ ऐसे मुल्क भी वो कह रहे हैं कि घुस जाओ, तोड़ दो, फोड़ दो, अंदर घुस जाओ ब्लैक सी के अंदर और लड़ाई करो और कब्जा छुड़ा लो बंदरगाहों का। लेकिन वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना अमेरिका चाहता है ना कोई और चाहता है। वो कह रहे हैं मजीद पाबंदियां लगाई जाए। अच्छा, मजीद पाबंदियां कितनी लगाएंगे, क्योंकि उसके नतीजे में फटीक पैदा हो रही है। अच्छा, साथ ही जो श्रीलंका के अंदर तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और वो ये खबर है, एक तो उनके कोलंबो गैजेट को ही कोट कर देते हैं, और वो ये है कि उनके जो यहाँ पे हमारे पास 17वीं खबर, हाई लेवल US डेलीगेशन ने सदर से भी मुलाकात की है और वजीर आजम से भी मुलाकात की है। ये 5 दिन तक रहेगा अमेरिकन डेलीगेशन में, 5 दिन तक ये रहेगा। तो राजा पाक्सास जो कि सदर हैं उनके और जो वजीर आजम है उनसे मुलाकात की, हाई लेवल US डेलीगेशन ने, जो कल भी बात की थी। लेकिन उसके साथ ही NBC एक और खबर दे रहा है। NBC ये खबर दे रहा है कि श्रीलंका के 2 वजीर जो हैं इसी दौरान वो खामोशी से रशिया चले गए अमेरिकन डेलीगेशन की मौजूदगी में ही, और वो वहां जाके बात कर रहे हैं रशिया से ऑयल के लिए। अच्छा। ठीक है जी, वो ऑयल के लिए बात कर रहे हैं, रशिया मजीद ऑयल दे, यानी अमेरिकन डेलीगेशन मौजूद है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये इस वक्त यानी अमेरिकन डेलीगेशन में उन्होंने साथ भेज दिया, और रशिया से कहा गया कि आप जरा हमारे पास आ जाए ना, अभी हम इनसे मामला तय करने से पहले, इससे पहले अमेरिका आपको बेल आउट करे। चाइना खामोश है, रशिया आगे उन्होंने कहा इससे पहले कि अमेरिका फाइनल करे तो हमारे पास तो 2 वजीर यहां से जा रहे हैं कि अगर ऑयल मिल जाता है तो अमेरिका के चक्कर में ना जाए। अब मामला यह है कि ये इस कदर इसका, अच्छा, पहली दफा पुतिन अपना गैर मुल्की, जब से आप समझें कि जंग शुरू हुई यूक्रेन की, तो पुतिन निकलने लगे हैं रशिया से, यानी गैर मुल्की दौरे शुरू कर रहे हैं। और उनका जो दौरा है वो तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान का दौरा है उनका, और यहां पर वो दौरा करेंगे, और यहां पर कैस्पियन सी जो नेशंस हैं जिसमें ईरान भी है, उनके रहनुमाओं के साथ अगले 1-2 दिन में
एक कॉन्फ्रेंस शेयर करने वाले हैं वो यहाँ पर सेंट्रल एशिया के अंदर। तो पुतिन अब जरा यूक्रेन को उधर करके अब वो उनका बाहर उनके दौरे शुरू हो रहे हैं, यानी वो रशिया से बाहर अफ्लाई कर रहे हैं और वो बेलारूस भी जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनको सेंट्रल एशिया के विजिट्स हैं आने वाले दिनों में। सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया में खासतौर पे ताजिकिस्तान का जो विजिट है उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहां पे यकीनन अफगानिस्तान भी डिस्कस होगा। अच्छा, वहां ईरान के रहनुमा भी आ रहे हैं। तो ये अब जो पूरे खित्ते के, देखिए खित्ते के इवेंट्स इतनी तेज हैं। वो कतर के अंदर डायलॉग शुरू हो रहा है, कतर में वो वियना से शिफ्ट हो गया है, ईरान का अमेरिका का कतर में डायलॉग हो रहा है, और ईरान और रोम के दरमियान फ्लाइट शुरू हो रही हैं। सर बहुत शुक्रिया। ईरान और रोम, इटली, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे यहाँ देखें क्या हो रहा है। अच्छा, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।